हेलो बच्चों। पहले तो वेलकम टू क्लास 12th। ऑफिशियल बोलूं या अनऑफिशियल बोलूं या आप पार्शियल बोलूं? हैं? पार्शियल कौन कौन? चलो अभी हो जाओगे। ऑफिशियल कौन कौन? और नॉन ऑफिशियल कौन कौन? चलो, हेलो ऑनलाइन वालों। हम्म, चलिए बेटा, कुछ छोटी सी डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से हम लोगों ने चलना है, किस तरीके से हम लोगों ने चीजें करनी है, क्या हम लोगों ने कमियां छोड़ी क्लास 11th के अंदर, क्या हम लोगों को बेटर करना है क्लास 12th के अंदर, और किस तरीके से हम लोगों को चलना जरूरी है। तो क्लास 12th की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, देन अगेन केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप फिजिकल की बात करते हो तो आपके पास टोटल 3 चैप्टर्स है, जहां पर सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशंस, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आपके 2 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के। पहला है डी एंड एफ, जो कि आपके पीरियोडिसिटी से डी एंड एफ ब्लॉक हैं उनसे आ बनता है। और फिर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कह सकते हो एक्सटेंशन टू योर केमिकल बॉन्डिंग। याद होगा आप लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, तो लास्ट टॉपिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। और उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, यानी जो स्पीशीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में हमने स्टडी करना है। इसके बाद ऑर्गेनिक, जैसे कि क्लास 11th में आपके लास्ट 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के थे, यहां पर एग्जैक्ट बुक 2 पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर कैसे रिलेट करवाता हूं, अगर आपको ध्यान हो तो आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था। जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स कैसे बोलते हैं? अगर हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है तो आप उसको हाइड्रोकार्बन बोल रहे हो। अब उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो आप उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलते हो। यहां पर भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के नाम पर ही चैप्टर्स हैं। यानी अब आप हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव सीखोगे क्लास 12th के अंदर, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका है एल्कोहल्स, उस पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। दूसरा चैप्टर है आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा है अमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। उसके बाद 5वां चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। जो स्टूडेंट बायोलॉजी वाला है उसके लिए थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रखा है क्लास 11th के अंदर। बट जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने बायोलॉजिकल रेफरेंस से पढ़ा है। हम लोग यहां पर केमिस्ट्री की रेफरेंस में सीखेंगे। तो कह सकते हैं बिल्कुल नया है मेरे लिए, तो बिल्कुल जीरो से बिगनिंग आज। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं, या जिनके हो चुके हैं अभी शायद अनश्योर है या श्योर है कौन सा आपका सब्जेक्ट या कौन सा आपका चैप्टर शुरू किया गया। तो आई एम बिगिनिंग अप विथ सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर सब बैचेस में मैं करवाऊंगा। उसके बाद बैच वाइज बैच, क्योंकि मेरे पास 3 बैचेस का ऑप्शंस रहने वाला है, तो आपके पास 2 बैचेस जो कि सोलली रहेंगे मेजॉरिटी वालों के लिए, और एक बैच रहेगा एज पर योर चॉइस। चाहे मैं उसमें सॉल्यूशंस के आगे फिजिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू करूंगा, तो दोनों बैचेस में ऑर्गेनिक रहेगी, या दोनों बैचेस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू करूंगा और एक बैच में ऑर्गेनिक रहेगी। दैट विल डिसाइड इन द मिडल पार्ट, जब आपका सोल्यूशन चल रहा होगा, आपके स्कूल सबके खुल चुके होंगे, उनकी टीचर्स आपके यूनिट टेस्ट का सिलेबस दे चुकी होंगी। यानी अगर आपको यूनिट टेस्ट का सिलेबस मिला, उसमें ऑर्गेनिक एज अ चैप्टर है, तो आप लोग ऑर्गेनिक वाले बैच को मेरे साथ करोगे। और वहीं पर आपको सिलेबस मिलता है जिसके अंदर फिजिकल एज अ चैप्टर है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री वाले बैच को कंटिन्यू करोगे। हाँ, मेरे से प्रेफरेंस पूछोगे तो आप इधर साइड चलो, चाहे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। यानी अपना पूरा का पूरा सिलेबस करना है। बट एक छोटी सी चीज बोलूंगा जो मैं हमेशा करता हूं, और आप लोगों को कहूंगा उस चीज को फॉलो करने के लिए। इफ आई बिगिन ऑर्गेनिक, मैं जब तक ऑर्गेनिक खत्म नहीं होगी मैं उसको बीच में रोकूंगा नहीं। बहुत सारे टीचर्स ऑर्गेनिक एक चैप्टर करवाया, एक फिजिकल करवाया, एक चैप्टर ऑर्गेनिक करवाया, एक फिजिकल करवाया, वो ऑर्गेनिक की कॉन्टिन्यूटी खराब कर देता है। इवन बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसा होता है, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का, एक चैप्टर फिजिकल का, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का, एक चैप्टर फिजिकल में, आउट ऑफ मेनी स्कूल्स। वो भी कॉन्टिन्यूटी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की खत्म कर देता है। कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन का कुछ हिस्सा आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत हिस्सा दूसरे चैप्टर में मिलेगा, तो थिंग्स विल बिकम लाइक अ लूप। अब उस लूप में अगर मैं आपको 1 महीने का गैप दे दूं या 15 दिन का गैप दे दूं, तो चीजें भूलने लगती हैं। तो बेस्ट तरीका ये रहता है, वी बिगिन अप विद ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक को कंप्लीट करके चले। कोई बच्चा कहता है सर आपके हिसाब से चलना है, विच आई पर्सनली फील इज अ वेरी गुड चॉइस।
तो उस चॉइस के अंदर अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो पहला चैप्टर सोल्यूशन करो, उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिक को कंप्लीट करो, क्योंकि जो ऑर्गेनिक होगी वो आपकी समर वेकेशंस में कंप्लीट हो जाएगी। और क्योंकि समर वेकेशंस में कंप्लीट होगी, यू गेट एम्पल टाइम टू रिवाइज। ये अलग बात है हम कहीं पर घूमने ना चले जाएं, वो जाएं, लेकिन मानते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कंप्लीट कर। अब ये है आपका सिलेबस पैटर्न। सिलेबस पैटर्न में एक एक कड़ी जोड़ते चलेंगे, पहले सॉल्यूशंस फिर उसके आगे के चैप्टर्स। तो आज तो हम सॉल्यूशन से बिगिन करें, लेकिन आज से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली। देखो, विद एवरी क्लास आपको एक डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगा। मैं दिखा देता हूं। ऑनलाइन वाला बच्चा है उसके ग्रुप पर आ जाएगा, और जो ऑफलाइन वाला बच्चा है उसको तो मेरे पास यहां पे प्रिंट आउट्स की फॉर्म में मिलेगा। ये डेली प्रैक्टिस शीट का मतलब क्या है? हर एक शीट, हर रोज का कुछ ना कुछ होमवर्क है। आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट करवाया और वो सोनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो नैतिक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस लाइट हैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हैं, चाहे इनमें कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, या मैंने कुछ क्लास में करवाया और वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट आपने करना है, वो आपको इस शीट में मिलेगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेली प्रैक्टिस शीट का एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा, और वो सेपरेट रजिस्टर पे इसका होमवर्क हर क्लास की डेट के साथ मेंशन होकर कंप्लीट किया जाएगा। ये होमवर्क इसलिए करवा रहा हूं, कुछ चीजें डिस्कस करते हुए बोलूं तो ध्यान से देना। जो अभी प्रीवियस 12th का एग्जामिनेशन हुआ है केमिस्ट्री का, उस केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन का अगर मैं पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करूं, तो जो मैं मॉड्यूल देता हूं, चाहे बुक 1 बुक 2 के फॉर्मेट में, 100% पेपर उस मॉड्यूल में से है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वैल्यू बाय वैल्यू। इसका यह मतलब नहीं है कि भैया हर बार का पेपर वैसा होने वाला है, लेकिन वो जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है जिसके अंदर 2000-2500 क्वेश्चन है, अगर हम सारे चैप्टर्स मिलाकर बोल रहे हैं, उसको आपको रेगुलरली करवाना और कॉन्सेप्ट के साथ करवाना। शायद क्वेश्चंस मार्क कराएंगे या करवाऊंगा तो आपको लगेगा यार बोरिंग सा काम हो रहा है, बट यही 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में डेली बेसिस की क्लास में दूंगा इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क, तो वो रेगुलर बेसिस में कंप्लीट हो जाएगा और बैकलॉग क्रिएट नहीं। तो एक तो वो काम हुआ। दूसरी चीज, जो मॉड्यूल दूंगा उसमें नोट्स रहेंगे, उसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स रहेंगे, उसके साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, और फिर स्पेशली डिजाइन्ड एमसीक्यूज रहेंगे जो आपकी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन निकले। यानी अगर मैं बोलूं पेज नंबर 3 लाइन नंबर 46 ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन बना के आपको मैंने अपने सामने प्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। क्योंकि हमारे लिए पेपर पैटर्न में 40% to 50% एमसीक्यू आने लग गया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को इंपैक्ट दे सकता है, हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है साइंस वाले बच्चे के साथ? टीचर्स के लिए गूगल देवता अवेलेबल है। अगर उन्होंने आपका क्वेश्चन पेपर बनाना है, चाहे वो यूनिट टेस्ट का हो, चाहे वो टर्मिनल हो, चाहे वो फाइनल एग्जामिनेशन हो या प्री बोर्ड्स हो, उनको अगर कोई क्वेश्चन निकालना है तो वो गूगल को याद करते हो। टेक्निकली स्पीकिंग वो करेक्ट बात है, लेकिन गूगल के अंदर या आपके इंटरनेट के अंदर जेई मेंस और नीट का एम्पल कंटेंट पड़ा हुआ है। सीबीएसई के स्पेसिफिक कंटेंट की बहुत ज्यादा मिसमैच चीज। तो पेपर में उन्होंने आपको जेई मेंस का या नीट का क्वेश्चन देना है, और हमें उसको साइड बाय साइड पैरेलली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अब वो प्रिपरेशन तभी होगी जब हम एग्जैक्टली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके रेगुलर क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो वो प्रिपरेशन हम साथ के साथ पैरेलली करेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंसिडर वन इंपॉर्टेंट थिंग इन माइंड, बैकलॉग क्रिएट मत होने देना किसी भी रीजन की वजह से। चाहे वो हमारी क्लास मिस हुई, यू टेक अप द क्लास इन अनदर बैच, फिर भी मिस हुई, यू टेक अप द रिकॉर्डिंग एंड सी द रिकॉर्डिंग, लेकिन बैकलॉग क्रिएट मत होने देना। क्योंकि अगर जहां बैकलॉग क्रिएट हो गया एक क्लास का, एक चैप्टर का, तो कहीं ना कहीं चीजें डेविएट हो जाती। इसके साथ साथ होमवर्क को टाइमली कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रजिस्टर होमवर्क वाला साथ में आएगा। आउट ऑफ ब्लू मून जब मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कि भैया आज रजिस्टर आपका चेक होगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है रजिस्टर आपके सबमिट होंगे रिसेप्शन पे, जो बच्चा ऑफलाइन मेरे साथ चल रहा है। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान रख के चलना। थिंग्स विल बी वेरी प्रॉक्टेड। सिलेबस कंप्लीशन में एग्जैक्टली आपको 31 अक्टूबर को कंप्लीट करके दूंगा, और एक स्पेशल बैच जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं सितंबर में खत्म करके दूंगा। अगर सारे मेरी कॉन्टिन्यूटी को मैचअप करेंगे और मुझे सबका सिलेबस सितंबर में खत्म करना होगा, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सितंबर में सबका सिलेबस खत्म करने को तैयार हूं। लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, ना हम भागेंगे, ना हम चीजों को डेविएट करेंगे।
हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आती है? तो प्लीज इस तरीके से चीजें होंगी। अब प्रवचन कुछ ज्यादा हो गया, तो जरा क्लास के अंदर आते हैं और चीजें बिगिन करते हैं। चलिए, हम लोग यहां पर सोल्यूशन चैप्टर की बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। सोल्यूशन सीधा शुरू ना करके एक ब्रीफ अप में बातचीत को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की कभी भी जर्नी शुरू होती है तो वर्ड आता है मैटर। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास रेफर्स टू एज मैटर। अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में जनरली क्लासिफाई होता है एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। पता है, जहां पर एलिमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एटम्स, वहीं पर कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर मैं दो मैटर या दो प्योर सब्सटेंसेस को लूं या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को लूं और उनको मिक्स कर दूं, फिर चाहे दो एलिमेंट को मिक्स कर दूं, दो कंपाउंड को मिक्स कर दूं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मिक्स कर दूं, या एक एलिमेंट और एक से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स कर दूं, उन सबको मैं जब मिक्स करता हूं तो उनको बोला जाता है एज मिक्सचर, जिसको आप बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस, लेकिन इनकी मिक्सिंग भी दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका, अगर मैंने दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करा है किसी भी प्रोपोर्शन में, कैसे भी मिक्स कर दिया। आपने एक किचन में गए, कंटेनर लिया चीनी का, दूसरा कंटेनर लिया नमक का, एक छोटा सा बाउल लिया, उसमें डाल दिया। पहला चम्मच लिया, किसी में चीनी ज्यादा, दूसरा चम्मच लिया, किसी में नमक ज्यादा, तीसरे चम्मच में दोनों सेम क्वांटिटी, चौथे चम्मच में सिर्फ नमक आया, तो हम बोलते हैं मिक्सिंग इज डन इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में आपने मिक्सिंग कर दी। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। लेकिन वहीं पर एक और कैटेगरी ऑफ मिक्सचर बनता है, जहां मिक्सिंग हो एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मान लेते हैं एक गिलास लिया पानी का, उसमें मैंने मिलाई चीनी, अच्छे से डिसॉल्व करी। अब मैं पीने की कोशिश करता हूं, पहला सिप लेता हूं, पांचवां सिप लेता हूं, 10वां सिप लेता हूं, 50वां सिप लेता हूं, हर सिप में सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम फ्रेग्रेंस आ रही है, तो मैं बोलता हूं यहां पर मिक्सिंग हुई है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। और जहां कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिक्सिंग हो, हम बोलते हैं ये बना है एक होमोजीनियस मिक्सचर। यानी मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर की एक खासियत है, अक्सर होमोजीनियस मिक्सचर में एक सब्सटेंस स्पेस प्रोवाइड करता है और दूसरा सब्सटेंस स्पेस में फिल होता है। जो सब्सटेंस स्पेसेस प्रोवाइड करता है जनरली हम उसको सॉल्वेंट का नाम देते हैं, और जो सब्सटेंस स्पेसेस में फिल होता है उसका अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो उसकी वजह से दूसरा सॉल्वेंट, और यह खुद बोला जाता है सॉल्यूट। दोबारा से अगर मैं लिखकर बता दूं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने पानी डाला, अभी तक ये प्योर सब्सटेंस है। अब मैं इसमें चीनी डालता हूं तो चीनी का कुछ पार्टिकल साइज होगा। पहली कंडीशन, वो पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए? बहुत छोटा। वो इसके बीच में होमोजेनिटी मेंटेन कर रहा है, यानी वो हर जगह पर एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन दिखा रहा है। तो पहली कंडीशन, पार्टिकल साइज ऑफ एडेड सब्सटेंस इज वेरी लेस। दूसरा, इट मेंटेन्स होमोजेनिटी, यानी होमोजीनियस मिक्सचर बनाए। तो ऐसे मिक्सचर को हम स्पेशल नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और छोटा लिखने की तो हमें आदत है, इसलिए सिंपल नाम क्या दे देते हैं? सॉल्यूशन। किसी को अगर मैं 9th क्लास में वापस लेकर जाऊं तो भैया जब आप मिक्सिंग करते हो और जो पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम ट्रू सॉल्यूशन से कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन से सस्पेंशन की तरफ जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो कहीं ना कहीं ये क्या बना रहा है? एक ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इट शुड बी होमोजीनियस मिक्सचर। अगर वो मिक्सचर होमोजीनियस नहीं होगा तो यहां पर आपको ट्रू सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पक्का बात समझ में आती है? इसको और एग्जाम्पल में बात करें तो मैंने एक गिलास पानी लिया, अब मेरा फेवरेट फ्लेवर है ऑरेंज, तो ऑरेंज फ्लेवर का ग्लूकॉन डी मिला दिया, चम्मच से हिलाया। क्या ऐसा लगता है ऊपर वाली लेयर गाढ़ी है और नीचे वाली लेयर हल्की है? क्या ऐसा लगता है ऊपर वाला कलर डार्क है, नीचे वाला कलर हल्का है?
ऐसा तो किसी को नहीं लगता। पूरा का पूरा ग्लास, अगर आपने ग्लास वाला लिया है यानी ट्रांसपेरेंट लिया है, तो पूरे के पूरे ग्लास के अंदर आपको ऑरेंज कलर हमेशा क्या नजर आएगा? होमोजीनियस नजर आएगा। आप फ्रेग्रेंस लेते हो 3 4 5 सिप या 3 4 घूंट को अलग करके, तो सेम फ्रेग्रेंस है। टेस्ट करते हो तो सब जगह पे क्या आता है? सेम टेस्ट आता है। तो वहां पर ये होमोजेनिटी मेंटेन कर रहा है। और जो आपने ग्लूकॉन डी मिलाया है, तो ग्लूकोज क्योंकि पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है, इट इज एक्टिंग एज सोल्यूट। और वहीं पर पानी जो स्पेसिस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर वेयर वन कंपोनेंट इज सॉल्वेंट एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स आर सोल्यूट। अब पॉइंट आता है, करमन कहता है सर ऑल अदर, इसका मतलब क्या? तो बेटा मैंने स्टार्ट ही इसी चीज से किया था कि मिक्सचर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को मिक्स करके बनाया जाता है। तो आउट ऑफ ऑल एक क्वांटिटी सॉल्वेंट रहेगी और बाकी सारे, यानी अगर मैं एक गिलास पानी लेता हूं और उसमें चीनी मिलाता हूं, पानी सॉल्वेंट और चीनी, मैं एक गिलास पानी लेता हूं उसमें चीनी मिलाता हूं और नमक मिलाता हूं, तो उस टाइम पे पानी सॉल्वेंट और बाकी दोनों। मैं एक गिलास पानी लेता हूं उसमें चीनी मिलाता हूं, नमक मिलाता हूं, लेमन जूस बनाता हूं। अर्षय कहते हैं सब तो लेमन नहीं बना रहे, पीना किसी ने नहीं। तो वहां पर पानी मिलाया, मतलब पानी डाला, चीनी मिलाई, नमक मिलाया और लेमन जूस मिलाया, तो उस टाइम पे वो तीनों चीजें भी क्या एक्ट कर रही हैं? सॉल्यूट। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है दैट इज बेस्ड ऑन कंपोनेंट। अगर मैं बोलूं 2 कंपोनेंट है तो एक सोल्यूट और एक, अगर मैं बोलूं 3 कंपोनेंट है तो 2 सोल्यूट और एक, अगर मैं बोलूं 5 कंपोनेंट है तो एक सॉल्वेंट और बाकी सारे, यानी हमेशा एक ही सॉल्वेंट होगा और बाकी सब। पक्का बात समझ में आती है? तो कहीं इंपॉर्टेंट और पहली चीज, कहीं पर आपको कंपोनेंट सिस्टम लिखा हुआ मिले, वो 2 कंपोनेंट सिस्टम लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 10 लिखा होगा। दूसरी इंग्लिश वाली लैंग्वेज, वहां पर बाइनरी लिखा हो सकता है, तो बाइनरी का मतलब हो गया 2 कंपोनेंट। कभी भी मिक्सचर की कहानी बोल रहे हो तो वो बाइनरी से कम नहीं हो सकता, अकेला हो जाएगा वो तो प्योर हो गया। तो इम्प्योरिटी के लिए दो चीजें तो होनी चाहिए, समझ में आती है ना? तो यहां पर सोल्यूशन इज अ 2 कंपोनेंट और 2 और मोर कंपोनेंट सिस्टम, जहां पर एक हमेशा सॉल्वेंट रहेगा और दूसरा सॉल्यूट, या बाकी सारे सॉल्यूट। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इस चीज के अंदर? तो एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। सोल्यूशन are homogeneous mixtures of 2 or more than 2 components. By homogeneous mixture, we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture. The component that is present in the largest quantity is known as solvent, and solvent determines the physical state in which solution exists. यानी सॉल्वेंट बताता है भैया हमने एक सॉल्यूशन को कैसे रेफर करना है। समझते हो ना बात को? तो यहां पर उसके बारे में बात की गई। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। पक्का? अब यहां पर हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। अगर दिख नहीं रहा है वहां पे आ जाए। अगर हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है? हम लोग वापस आ जाते हैं जरा मैटर पे। हमने दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स लिए और उनको मिक्स करके सोल्यूशन बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करते हैं, तो जब वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कोई ना कोई स्टेट होती है। वो स्टेट सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैसेस। तो सॉल्यूट की भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, सॉल्वेंट की भी सॉलिड लिक्विड। तो अगर मैं इंट्रैक्शन करूं तो आई कैन बिल्ड अप 9 सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, गैसियस सॉल्वेंट, फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड 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 गैसेस एंड लाइकवाइज। हम 9 सॉल्यूशंस बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एक सॉल्यूशन के रेफरेंस में बात करेंगे और उसको आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो हम यहां पर जब बात करते हैं तो हमारे लिए जो क्लासिफिकेशन होगी वो क्लासिफिकेशन होगी लिक्विड सॉल्वेंट बेस्ड सॉल्यूशंस की। और जब आप लिक्विड सॉल्वेंट बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हो तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन,
और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहां पर आउट ऑफ 9 3 हमने पढ़नी है, और अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट के रेफरेंस में जो 3 है उनकी बात करो तो उसमें से एक पढ़ना है, यानी हमें लिक्विड सॉल्वेंट बेस्ड सॉल्यूशन की कहानी पढ़नी है, बाकी सबकी कहानी नहीं पढ़नी। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैं अभी बोल रहा था कि पानी के अंदर चीनी मिलाई, नमक मिलाया, लेमन जूस मिलाया, तो हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते मैंने एक गिलास पानी लिया, तो पानी जनरली रूम टेम्परेचर पर, बेटा नहीं भी मेंशन होगा तो हम रूम कंडीशंस लेते हैं और उसमें टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और केमिस्ट्री वाले केल्विन में बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करते। तो मैंने एक गिलास पानी लिया, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में है। अब इसमें मैं चीनी मिलाऊं तो चीनी कौन सी स्टेट में होती है? सॉलिड। तो मेरे लिए शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉलिड इन लिक्विड, हाँ या ना? ऐसे ही मैंने एक गिलास पानी दूसरा लिया, उसमें मैंने लेमन जूस मिला दिया, तो जनरली लेमन जूस जो सा होता है वो कौन से उसमें होता है? लिक्विड स्टेट में। तो यहां पर एग्जांपल बना लिक्विड इन लिक्विड। बहुत सारे होते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, फिर चाहे हम बोले इथेनॉल इन वाटर, या हम लोग अल्कोहल इन वाटर बोल दें, या हम लोग जब पार्टीज वगैरह में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो जनरली मॉकटेल्स बनती हैं, उसमें क्या होता है? लिक्विड सिरप होता है, दूसरा लिक्विड कंटेंट होता है, दोनों को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, और होमोजीनियस हो जाए तो आपके लिए वो दोबारा से एग्जाम्पल क्या हो गया? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। इसके बाद आता है गैसेस इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी गैसियस सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट। कोई बता सकता है एग्जाम्पल? और किसी के मन में आ रहा है? पेप्सी, कोक, थम्स अप आ रहा होगा, है ना? तो बेटा ध्यान से बात को समझना, आप लोग करेक्ट हो, लेकिन पेपर स्पेसिफिक हो जाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज, किसी को पैसे थोड़ी मिल रहे हैं पेप्सी वालों से उनका नाम लेने के लिए। तो वहां पर आपने वर्ड यूज करना है कार्बोनेटेड वाटर या एरिएटेड ड्रिंक्स। अब एरिएटेड वर्ड यानी एयर इज एडेड टू लिक्विड, कार्बोनेटेड वाटर यानी CO2 इज एडेड टू वाटर। तो वहां पर CO2 या जनरल बोल दे तो एयर, दोनों आपस में क्या है? गैसियस स्टेट। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल अगर याद करें तो एक्वेटिक लाइफ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पानी के अंदर क्या डिजोल्व है? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो क्या लेते हैं? सांस। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया आधे घंटे बाद आप जब सब हट जाते हो तो मुंह बाहर लेकर सांस लेकर नीचे चले जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता। वहां पर क्या डिजोल्व होती है? गैसेस डिजोल्व होती है, और उसमें से ऑक्सीजन गैस को वो क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। समझ में आती है बात? तो यहां पर एक कॉमन MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, या आउट ऑफ देम अगर बोल दिया जाए एरिएटेड ड्रिंक्स इज एज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट ए लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, या नॉन ऑफ दीज, तो उसके अंदर आपका आंसर क्या आएगा? गैसेस इन लिक्विड। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? इससे आगे बात कर सकते हैं। चलिए, यहां तक हमने सोल्यूशन की बात करी। अब सोल्यूशन हम सोचते हैं बनता कैसे? सर बड़ा आसान है, एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी मिला दो, बन गया सोल्यूशन। तो मैं पूछता हूं कितनी चीनी मिला दो? यहां पर आंसर आता है सब कितनी भी चीनी मिला दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कितनी भी चीनी मिला सकते हैं, बल्कि अप टू एन एक्सटेंट, एक पॉइंट तक ही चीनी डिसॉल्व होती है। खैर, जिस पॉइंट तक चीनी डिसॉल्व होती है हम वो बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले की कहानी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वहां पर पहुंचेंगे। तो जब मैं चीनी मिला रहा हूं, आप नहीं कह सकते कितनी भी चीनी मिल सकती है, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही डिसॉल्व हो सकती है। वो किस पे डिपेंडेंट है भैया? जितनी स्पेसेस दोगे उतने में ही डिसॉल्व होंगे, उससे ज्यादा तो डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो वो चीज कैसे बोली जाती है, बात को समझिएगा। अगर जनरली बोले, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, बात को समझना। लेट अस सपोज मैंने एक ग्लास लिया, दूसरा सिमिलर और आइडेंटिकल ग्लास लिया, इसमें भी 200 ml पानी डाला, इसमें भी 200 ml पानी डाला। अब मैं क्या करता हूं, इसमें 1 टेबल स्पून चीनी मिला देता हूं, ऐसे ही इसमें 2 टेबल स्पून चीनी मिला देता हूं। मेरे लिए दोनों ही क्या है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, हाँ या ना? लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तरंग कहता है सर मैं अगर होता ना तो मैं तो दूसरा वाला पीता, पहला वाला नहीं पीता। अनंत कहता भाई क्यों? तो तरंग कहता यार ये वाला ज्यादा मीठा होगा,
इसमें ज्यादा फ्रेग्रेंस होगी, इसका ज्यादा टेस्ट एफिशिएंट होगा क्योंकि मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, हाँ या ना? बोलेगा ऐसा क्या हुआ? तो जनरल टर्म कहती है सर आपने क्योंकि ज्यादा सोल्यूट मिलाया है तो उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे सोल्यूशन पर ज्यादा है, इसलिए वो उसको प्रेफर कर रहा है, यानी 2 चम्मच वाले को प्रेफर कर रहा है रादर देन 1 चम्मच वाले को। और केमिस्ट्री कहती है कि सर जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है, किससे रिलेट करूं? सोल्यूशन के कंपैरिजन में वो ज्यादा है, तो यहां पर शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको वो वाला सोल्यूशन ज्यादा टेस्टी लग रहा है इन कंपैरिजन टू लेस कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन। तो यहां पर जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, हम जब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डालते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एक इंपैक्ट क्रिएट करती है पूरे सोल्यूशन पे, और उस इंपैक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या? कंसंट्रेशन। वहीं पर मैथमेटिकली अगर मैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करूं, तो कंसंट्रेशन इज द रेशियो of amount of solute to amount of solvent or solution in a solution at a certain temperature or pressure। ये वर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्यों आया? अगर मान लेते हैं आप लोगों में से किसी को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, सपोज गौरे की बात करें तो उसको जलेबी खाना बहुत पसंद है, शॉप पर जाता है। अब जलेबी की शॉप पर अगर किसी ने प्रोसेस देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर विजिट करके देखना, वो कोई भी चीज जो बनाता है उसको उठाता है, पहले फ्राई पैन से निकालकर दूसरे कंटेनर में डालता है, और वो दूसरा कंटेनर क्या होता है? वो होता है कैरेमल का, चाशनी का। उस चाशनी की अगर हम बात करें और आप घर में बाय चांस लेमनेड बना रहे हो, तो वो चाशनी कितनी ज्यादा थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर चीनी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन घर में पानी में घोली हुई चीनी, सपोज किसी के नेबर्स आ रहे हैं और मम्मी कहती है कोई बात नहीं लेमनेड पिला देंगे, तू चीनी घोल दे, तो घर में घोली हुई चीनी क्या उतना गाढ़ा सोल्यूशन बनाती है? नहीं। तो वहां पर डिफरेंस किस चीज का है? टेम्परेचर का। उसको गर्म किया गया है, हीट किया गया है, हायर टेम्परेचर पे रखा गया है, जिसकी वजह से ज्यादा क्वांटिटी का सोल्यूट उसमें क्या हुआ है? डिसॉल्व। ये एक अभी जनरल बात करें, अभी स्पेसिफिक करेंगे हम लोग, लेकिन इन सिंपल टर्म्स हम चीजों को समझें तो सिंपल सा लॉजिक है, टेम्परेचर और प्रेशर कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए कंसंट्रेशन की अगर हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज समझें, तो कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ amount of solute to amount of solvent or solution in a solution at a certain temperature और pressure। पक्का बात समझ में आई? अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, मैं सॉल्वेंट की क्वांटिटी कांस्टेंट कर दूं, तो ज्यादा सोल्यूट डलेगा तो ज्यादा कंसंट्रेशन, और कम सोल्यूट डलेगा तो। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। अब कंसंट्रेशन क्योंकि मैंने मैथमेटिकली बोला, तो कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी, और हमारे लिए वो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जनरली कंसंट्रेशन लिखूं और फिर उनके फॉर्मूलाज पे आऊं, तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ solvent or solution in a solution at a certain temperature और प्रेशर। क्लियर है बात? पक्का? तो हमारे लिए चाहे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन हो, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन हो, गैसेस इन लिक्विड सोल्यूशन हो, तीनों ही सोल्यूशन में हमें कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन सीखनी भी है और समझनी भी। ये टॉपिक बिल्कुल आपकी क्लास 11 से रिलेट करता है। क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर था, उसके अंदर भी आपने कंसंट्रेशन एज अ टर्म पढ़ी थी, और कह सकते हैं जब अभी तक की जर्नी आपने एग्जैक्टली 11th क्लास में देखी, जो कि हमारा बैकबोन है इस चैप्टर का। अब हम जरा कंसंट्रेशन एज अ टर्म पे आते हैं। तो कंसंट्रेशन को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, तो कंसंट्रेशन हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज परसेंटेज फॉर्मूलाज, जिसको हम बोलते हैं मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मल।
हालांकि नॉर्मेलिटी हमारी सीबीएसई की बुक्स में नहीं है, बट हम फिर भी पढ़ेंगे। एक बेसिक सा फॉर्मूला सीखना है, वो हम सीखेंगे क्योंकि चैप्टर के एंड में वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बात समझ में आती है? अब यहां पर एक एक करके जरा फॉर्मूला समझते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे लिए बनता है मास बाय मास परसेंट। फॉर्मूला बना मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100%। है तो इंटू 100 आया। अब क्योंकि यहां पर परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट वाली चीजों का यूनिट नहीं होता, तो यहां पर मास बाय मास परसेंट का कोई यूनिट नहीं। पक्का? इसी तरह से सेकंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो हमारे पास बना मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। फिर दोबारा से इसका यूनिट नहीं है। और थर्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो बना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका भी कोई यूनिट नहीं। ये टर्म्स अगर आपको ध्यान हो तो नाइन्थ से चलती हुई आ रही। नाइन्थ में भी ये तीनों थे और फिर 11th के अंदर भी तीनों हैं, और आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाएंगे। इवन आपको ये टर्म हो सकता है सीधा परसेंटेज दे दे, लेकिन साथ में मेंशन करे कुछ ऐसे, एम बाय एम परसेंट, या वी बाय वी परसेंट, या एम बाय वी परसेंट। तो कहीं ना कहीं मतलब बन गया मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या वॉल्यूम। तो ये हमारे को मेंशनड देखना है। सीधा लिखा जाएगा सोल्यूशन इज 46%, ब्रैकेट में लिखा जाएगा एम बाय वी परसेंट। तो वहां पर कौन सी परसेंटेज है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। पक्का बात समझ में आती है? जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अरे रोका नहीं था।
देख लिया। नहीं, परसेंटेज उसका हम कभी भी यूनिट नहीं लिखते। चलिए, हाँ जी, थैंक यू। क्लियर है? स्क्रॉल कर दूं बेटा? चलिए, अब देखो, नेक्स्ट आता है टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और अगर मैं लैंग्वेज बोलूं तो इट इज द रेशियो ऑफ, फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अगर डेफिनेशन बोलूं तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इसको अगर मैं फर्दर ओपन कर दूं तो मैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं। खैर अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। अदरवाइज ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूला में एक तो परसेंटेज नहीं है, दूसरी चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट्स अलग अलग। जब दोनों के यूनिट सेम होते हैं तो क्वांटिटी या रेशियो यूनिटलेस होती है, लेकिन जब दोनों के यूनिट्स अलग होंगे तो इस क्वांटिटी का क्या होगा? यूनिट। अब यूनिट क्या बनेगा? इसका बना मोल, और इसका बना, जिसको आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं एज कैपिटल एम, या सिंपली मोलर। तो अगर आप एक कंटेनर लेते हो और उस पे लिखा जाता है 1 कैपिटल एम सोल्यूशन, और मान लेते हैं वो कंटेनर 1 लीटर का है, तो हम बोल सकते हैं सर 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हो जाएंगे? तो इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो ये कैसे डिफाइन होगा? फॉर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर वहीं पर मैं 10 लीटर का सोल्यूशन ले लूं तो फॉर 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन इट कंटेन्स 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ऐसे ही मैं अगर यहां पर 5 कैपिटल एम सोल्यूशन लिख दूं तो बेटा इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज 5 मोलर या 5 मोल पर लीटर। और इसका मतलब क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो उसमें कितने मोल सोल्यूट होंगे? 5 मोल ऑफ सॉल्यूट। या 10 लीटर सोल्यूशन होगा तो उसमें कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे? 50 मोल ऑफ सॉल्यूट। हाँ या ना? पक्का ये बात क्लियर है तरन भैया? क्लियर है ये बात? अब इसी में कुछ और टर्म भी आती है, वो टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं बट जगह नहीं है, आप पहले इसको कॉपी करो फिर आगे लेके चलते। क्या हो गया नैतिक?
बच्चे मैं पीडीएफ सारी शेयर करूंगा और फॉर्मेट रहेगा आपकी वीडियो एप्लीकेशन पे रहेगी टिल द टाइम। अभी तो जैसे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, जैसे आपकी एनरोलमेंट्स हो जाएंगी और आपकी एप्लीकेशन की आ जाएगी, तो अब सारी की सारी वीडियोस एप्लीकेशन पे रहेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर ऑफ एनी सब्जेक्ट। सेकेंडली, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, इनके साथ की एसोसिएटेड पीडीएफ मेरे साथ के साथ आपके ग्रुप पर आ जाएंगी। क्योंकि ये ग्रुप पर पीडीएफ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अगर पूरी की पूरी साइकिल को समझो तो पीडीएफ हो सकता है अभी किसी का कुछ टॉपिक छूटा या पॉइंट छूटा तो सबसे पहले मन में होगा घर पे जाके मैं उसको कंप्लीट करूं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट इवनिंग या मिड इवनिंग तक आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। इसके अलावा वीडियो जो सी है वो रात को 9 बजे या 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी और फिर उसके बाद एक्सेसिबल रहेगी। तो ये बात को समझ के चलना, हर एक चीज हर एक रिसोर्स जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके लिए, बट उसके प्रॉपर यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। कोई ये सोचे यार अब तो लिखते ही नहीं, पीडीएफ तो आ जाएगी आराम से लिख लेंगे, तो वो नहीं चलेगा। यहां चलो आज की क्लास मिस होगी, आराम से रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो भी वो नहीं चलेगा। इफ यू आर एबल टू कम एट एनी ऑल्टरनेट बैच, डू कम, बात करो, बिल्कुल आओ। जैसे अभी आज 6:30 से 7:30 का बैच है, लाइक वाइज 8:30 से 9:30 का भी बैच है, उससे पहले 4:30 से 5:30 का भी बैच होगा। वो सारे सारे कहां कहां पर कैसे कैसे बैच होंगे सब चीजें बताऊंगा। पहले अभी मेन था कि क्योंकि आप लोगों का टाइम निकल रहा था, जिनकी क्लासेस स्टार्ट होनी थी वो पहले स्टार्ट करिए चीजों। ठीक है, चलिए कर दूं स्क्रॉल, पक्का, प्लीज रोक देना। और बच्चे किसी भी चीज के लिए हेजिटेट मत करना, पूछ लेना, रोक लेना, बट डाउट लेकर नहीं जाना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। कर दूं बेटा, पक्का, चलिए। अब देखो बेटा, हमने अभी लिखा 1 कैपिटल M 5 कैपिटल M या 1 मोलर 5 मोलर, लेकिन एक और टर्म लिखी जाती है जो कि पेपर में बहुत बार पूछी गई है, दैट इज डेसीमोलर। 1 मार्क का क्वेश्चन आता था तब डेसीमोलर का क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्या है, अगर मैथ्स थोड़ी सी याद हो तो डेसी का मतलब और मोलर एज इट इज हो गया, हाँ या ना। लिखने के लिए इसको मैं M/10 लिख सकता हूं। आपको अगर अपने प्रैक्टिकल्स याद होंगे तो आपने M/10 M/20 सोल्यूशन सुना होगा। तो M/10 का अपने आप में मतलब है 1/10 मोलर। अब इसको अगर मैं लैंग्वेज दूं तो बेटा हर 10 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट हैं, 1 मोल सोल्यूट, पक्का। ऐसे ही एक और टर्म बनती है सेमी मोलर। तो सेमी का मतलब, कैसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो डेसीमोलर और सेमीमोलर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। जल्दी से कॉपी करिए प्लीज।
कर दो स्क्रॉल। चलिए इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज मोलालिटी। अब मोलालिटी रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एम से, फिर इट इज द रेशो, और फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पक्का? जहां मोलारिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, यहां पर है मास ऑफ सॉल्वेंट। पक्का? अब यहां पर अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा आपके लिए मोल पर केजी। हाँ या ना? आई होप वन स्मॉल एम सोल्यूशन लिखा जाएगा तो सर 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है, या सर 5 मोलल सोल्यूशन लिखा जाएगा तो 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल सॉल्यूट है। एंड लाइकवाइज इनके लिए भी आप टर्म डेसीमोलल या सेमी मोलल इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप इसका आंसर आप दे सकते हो। जहां पर डेसी लग गया तो 1/10 स्मॉल एम, और सेमी लग गया तो 1/2 स्मॉल एम। पक्का? यहां पर इनको भी स्मॉल m/10 या स्मॉल m/2 सोल्यूशन लिखा जा सकता है। पक्का? अब किसी से पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो भैया फॉर्मूला बेसिस पे आप नहीं बोलते हो, बट इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। समझिएगा, मोलारिटी जहां पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करती है, वहीं मोलालिटी मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। यानी एक वॉल्यूम डिपेंडेंट और एक मास। मास एक ऐसी टर्म है जो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज, लेकिन वॉल्यूम एक ऐसी टर्म है जो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। फिर चाहे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है प्रेशर और टेम्परेचर पर, अगर आप जनरल सोल्यूशन बनाते हो और उसको मोलारिटी में मेजर करते हो और वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करता है, तो आपकी कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं क्या करेगी? वेरी करेगी। तो मेरे लिए अगर क्वेश्चन बने दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस है एक मास डिपेंडेंट और एक, क्योंकि एक मास डिपेंडेंट है उसकी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा जब आप उसको मेजर करने में यूज करोगे। लेकिन दूसरा जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि सर वॉल्यूम इज प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा यहीं पर क्वेश्चन बनता है विच विल यू प्रेफर, आप मोलारिटी प्रेफर करेंगे या मोलालिटी? तो जनरल डे टू डे लाइफ में मैंने एक शॉप खोली जिसमें मैं ग्लूकोज सोल्यूशन बेचता हूं, भैया खरीदने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही ग्लूकोज सोल्यूशन मैं सप्लाई करता हूं होटल्स में या सप्लाई करता हूं हॉस्पिटल्स में। तो उन हॉस्पिटल्स में अगर मैंने एक वैल्यू लिखी तो मैं चाहूंगा मैं उसको मोलालिटी में लिखूं, ना कि मोलारिटी में। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलालिटी कहीं टेम्परेचर प्रेशर पे वेरी नहीं करती। मैंने वेयर हाउस ले रखा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी वैल्यू कैलकुलेशन में सेम रहेगी। आपके घर पहुंचाया, आपके हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो भी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन वही मोलारिटी लिख दूंगा तो यहां का 10 मोलर सोल्यूशन वहां पर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वी ऑलवेज प्रेफर मोलालिटी ओवर। आई होप ये बात क्लियर है। पक्का कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? यहां तक का कॉन्सेप्ट हम आज करते हैं। कंसंट्रेशन मैंने है, आई एम गोइंग एग्जैक्टली एट अ पेस, ये मानते हुए कि भैया आपके जो भी डॉट्स क्लास 11th के अधूरे रह गए हैं वो पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवाने हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आता है तो रिवाइज हो रहा है, और अगर नहीं आता है, नहीं याद है, तो समझ लीजिएगा 12th का हिस्सा है और करना जरूरी।
मेरी नजरों में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा विद इन द गिवन टाइम। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट रिक्वेस्ट है जो भी असाइनमेंट शीट जो भी चीज दूंगा वो वक्त रहते कंप्लीट करिएगा। फिल आएगी ग्रुप पर भी, और अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूं। इसमें सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसमें से भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं करना है। तो मैं अभी शेयर करूंगा, आप समझ जाओगे जितना मैंने करवाया है। हाँ, अगर आंसर दूसरों के आते हैं तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आप बाकी भी कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? एक रख के सर पास कर देना। ऑनलाइन वालों भी ग्रुप पर आ जाए, ठीक है बेटा। हिमानी गुड मॉर्निंग, महक गुड मॉर्निंग, कृतिका, सहज, सुहानी, वंश, निमरजीत भैया ऑनलाइन थे, बीच में गायब। कौन कुछ पूछ रहा था? नहीं, किसी ने कुछ पूछा था? गुड इवनिंग। हेलो बेटा। हम्म, चलिए, टाइमिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जैसे अभी आप आ रहे हो तो नेक्स्ट क्लास भी सेम परसों रहेगी एट 6:30, कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। तो प्लीज मिस मत करिएगा। वीडियो बाय लेट इवनिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो वो भी देख लीजिएगा, फिर सारी चीजें रहेंगी। बट प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बैकलॉग क्रिएट मत करना। सारी चीजें मेरे पे छोड़ देना, कोई बुक नहीं लेनी है, सारे असाइनमेंट्स दूंगा, सारे मॉड्यूल्स दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुकलेट दूंगा, सब कुछ मेरी तरफ से रहेगा। सिर्फ आपको रजिस्टर और सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्लास में लेकर आनी है, दैट इज फोकस। हेलो, क्या नाम है? मनन। चलो, ठीक है।